Good morning, students. Welcome to e-learning classes, and today we are discuss about chapter 3, second part of types of diseases. ठीक है, इन फर्स्ट वीडियो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, उसकी क्या क्या फेलियर्स हैं और उसको कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है, इन सारी चीजों को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कि डिजीज किस तरह की होती हैं और इनको किस बेस्ड पर अलग अलग पार्ट अलग अलग नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले द डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। डिजीज को बड़े ग्रुप में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल डिजीज जो कि हमें बर्थ से ही होता है। एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कि ऐसी एबनॉर्मेलिटीज, ऐसी प्रॉब्लम जो हमें बर्थ, जब से हमने जन्म लिया है तब से ही ये प्रॉब्लम होती है, उस तरह के डिजीज को हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, और जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको रेलवे वगैरह में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ता है, लाल हरी झंडी होती है, उसको हमेशा डिक्लेयर करना पड़ता है कि रेड है या ग्रीन है। तो ये इस तरह की जो डिजीज हीमोफीलिया, ये भी हमारी कॉन्जेनाइटल टाइप ऑफ डिजीज है। तो यह डिजीज हमें आफ्टर बर्थ नहीं होता, पहले जब हम पैदा होते हैं तभी से ये बीमारी होती है। और इस तरह के डिजीज को हम कौन सी डिजीज कहते हैं, कॉन्जेनाइटल, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमें जन्म से ही होती है, दैट्स कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। क्लियर? एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ डिजीज एक्वायर्ड डिजीज, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये बाद में हुई होगी। द डिजीज डेवलपिंग आफ्टर बर्थ, ऐसी डिजीज जो कि बर्थ के बाद हमारी बॉडी में डेवलप करती है उसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, मलेरिया एक्सेट्रा, नंबर्स ऑफ डिजीज हैं जो कि पहले नहीं होती, पहले हम स्वस्थ होते हैं, आफ्टर 20-40 ईयर्स के बाद हमें कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह, जिसको हम कौन सी डिजीज कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। कैंसर वेरी डेंजरस टाइप ऑफ डिजीज, ऑलरेडी यू नो दैट। जब ये कैंसर हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कम ही लोग इसके ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और इसका रिजल्ट आप क्या होता है, डेथ। कैंसर भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है मिलाइन, बिनाइन। हम आपको ये बता दे रहे हैं, अभी ये आपके कोर्स में पढ़ना नहीं है इसलिए आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि ये टू टाइप्स के होते हैं। ट्यूमर की फॉर्मेशन के थ्रू होता है, अगर ट्यूमर फॉर्म जब है, ये उसी स्टेज में है, अगर तभी पता चल जाता है तो बाय सर्जिकल मेथड हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये उस कंडीशन को पार कर लेता है, जब, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और जब तक दवा काम करती है, अदरवाइज इसकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसका जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ही तेज होता है। हम यहाँ पर कट किया और इसका सेल डिवीजन इतना तेज होता है कि जस्ट यहाँ पर पहुंच जाता है, इसीलिए इसमें सर्जरी भी काम नहीं करती है। तो कैंसर जो है वो बहुत ही डेंजरस डिजीज है। और कैसा डिजीज, एक्वायर्ड, ये डिजीज चोट लगने पर होती है, जब वहाँ की सेल्स, सपोज वे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, वहाँ की सेल्स जो होती है वो डैमेज होती है और वही सेल्स धीरे धीरे सड़ने लगती है और सड़ते सड़ते अपने आसपास की सेल्स को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे वो पूरे ऑर्गन्स में पकड़ लेती है और पूरा ऑर्गन ही खराब होने लगता है और धीरे धीरे ये बहुत ही डेंजरस फॉर्म ले लेती है और इसके बाद डेथ कॉजिंग होती है और डेथ के बाद ही ये बीमारी ठीक होती है। मलेरिया ऑलरेडी यू नो दैट बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मलेरिया ठीक हो जाती है, ये मॉस्किटोज की वजह से हो जाती है बीमारी, काटने से। आप जानते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज के काटने से मलेरिया होता है और ये आराम से ठीक हो जाती है। ये भी हमारी एक्वायर्ड डिजीज है, ये हमें बर्थ से नहीं होती। जब भी कभी मॉस्किटोज आए किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट के और हमें वो काट लिए तो हमें ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल टू टाइप्स के डिजीज से। एक तो बर्थ से था जिसको हम कॉन्जेनाइटल,
जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं, एंड दूसरा आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में डेवलप कर जाता है, दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। इन्फेक्शन के ड्यूरेशन पर, यानी कि कौन कितने दिन तक ये रह सकता है, कितना टाइम तक ड्यूरेशन होता है इसका इन्फेक्शन का, उसके आधार पर भी हम डिजीज को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा वो टाइप है हम देखते हैं। पर डिजीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है एक्यूट डिजीज। कौन सा डिजीज? एक्यूट डिजीज। These are the disease last only for every short time period, यानी कि इस तरह की जो डिजीज होती हैं वो बहुत थोड़े ही समय में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, पूरी तरह से सही हो जाती है। इन दिस डिजीज पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली, और इस तरह की डिजीज में जो पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो दोबारा से फिर ट्रीटमेंट उस बीमारी की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड कफ ये हमेशा होते रहते हैं और हम ट्रीटमेंट करते हैं और ये प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटे, जैसे फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, 4-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। जब पेशेंट का इलाज होता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, 1 हफ्ते, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरह से इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो पहला टाइप हमने देख लिया एक्यूट डिजीज, जिसका टाइम पीरियड छोटा होता है और पेशेंट इस तरह के डिजीज में कम्प्लीटली रिकवर कर लेता है। और एग्जाम्पल हमने देखा कॉमन कोल्ड कफ एक्सेट्रा, नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं क्रॉनिक डिजीज। पहला था एक्यूट, दूसरा हमारा है क्रॉनिक। दीज आर द डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इसका जो लास्ट होता है वो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। इन दिस डिजीज पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, और इस तरह की बीमारी कम्प्लीटली रिकवर नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमने भले ही बहुत लॉन्ग टाइम तक दवा किया, 1 साल 2 साल और ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। ये लगभग लाइफ टाइम चलेगा, यानी कि जब डेथ होगी तभी इसका कंप्लीट रिकवर होगा। ठीक है, सपोजली आप समझ गए होंगे कि ये बीमारी जो है वो लाइफ लॉन्ग, एक बार अगर हो गई तो ये कंप्लीट ठीक नहीं होगी। इसको दवा से हम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं, हमें रिलैक्स हो सकता है, लेकिन ये डिजीज कंप्लीटली ठीक नहीं होगी। एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस हम देखते हैं, कभी किसी के जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो वो एक डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। ये एक वॉर्म के काटने की वजह से होता है, जो काट लेते हैं जो, उसकी वजह से ये पैर वो फिर कभी ठीक नहीं होता, उसमें पस आ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, लेकिन ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता। थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कुछ दिन के लिए, फिर से प्रॉब्लम होती है, फिर से हम ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इस तरह से ये चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा कैंसर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कैंसर के बारे में आपको बताया कि कैंसर भी ऐसा है कि जो ठीक नहीं, जैसे सपोज ये ब्लड कैंसर, बोन्स कैंसर, ये सारे कैंसर जो हो जाते हैं तो ये बस ट्रीटमेंट चलता है हमें रिलीफ के लिए, और ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकते और बहुत लॉन्ग टाइम तक भी चलेगा। सपोज में ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, यानी कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक चलेगा, मरने के बाद ही इसकी रिकवरी पूरी होगी। उसके बाद एड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस टाइप ऑफ अ डिजीज। ये भी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है एक तरह से। उसे ये माइनर से माइनर डिजीज से फाइट करने की जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, छोटी से बीमारी भी हमको वो अटैक कर देती है। तो इस तरह के डिजीज, एड्स के बारे में हमने और भी छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कैसे ये स्प्रेड होता है, इसके नंबर्स ऑफ मेथड हैं जिसकी वजह से ये स्प्रेडिंग होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि टू टाइम ड्यूरेशन के बेस पर डिजीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक्यूट जो कि शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ डिजीज है, यानी कि छोटे समय में ये ठीक हो जाती है और कंप्लीटली रिकवर होती है, और दूसरा था हमारा क्रॉनिक डिजीज जो कि
बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता। एग्जाम्पल हमने देख लिया, हम लगभग इन सारे डिजीज से आइडेंटिफाइज हैं, फैमिलियर हैं, हम जानते हैं कैसे ये बीमारियां कैसी होती हैं, कितनी ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तो हमें अपनी सेफ्टी देखना चाहिए कि इस तरह की बीमारी ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे के पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डिजीज। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज। ये डिजीज कॉज कैसे करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कॉज करने के, किस किस के थ्रू ये डिजीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज। द कॉजेज ऑफ डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसके कॉजेज को देखते हुए इसको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा है इमीडिएट कॉजेज, जो कि जस्ट किसी के थ्रू तुरंत इमीडिएट कॉज हो जाता है, जस्ट ही जैसे ही वो वायरस वो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करते हैं और वैसे ही वो तुरंत कॉज कर देते हैं और हमें वो डिजीज हो जाती है। देखते हैं, दीज आर द रियल और प्राइमरी कॉजेज। यह रियल या फिर इसको प्राइमरी कॉजेज कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेज, और इसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेज भी कहते हैं, यानी कि ये कॉजेज का संक्रमण का पहला लेवल भी होता है जिससे डिजीज होती है। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, इनकी वजह से ही ये डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। सभी इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जितने भी डिजीज इन्फेक्शन के 1% टू गोज अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमने पहले 8th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो किस तरह के इमीडिएट कॉजेज में आते हैं, और इसके जो फैलाने वाले फैक्टर्स होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप हम देखते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। ये इमीडिएट कॉज नहीं होता, ये कंट्रीब्यूशन, किसी चीज की कंट्रीब्यूशन में अगर कमी आ जाती है तो उसके थ्रू ये डिजीज होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटरनल डिजीज फैक्टर, यानी कि ये हमारे इंटरनल फैक्टर में कॉज होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से ये डिजीज होते हैं। एंड डू नॉट लीड टू अ डिजीज देमसेल्फ, और ये डिजीज जो होते हैं वो देमसेल्फ नहीं, किसी चीज की वजह से ये होते हैं, खुद से ये नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि कॉजेज टू टाइप्स में, एक तो इमीडिएट है, तुरंत ही कॉज हो जाता है, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई कमी नहीं है बॉडी में, ऐसे ही डायरेक्टली वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो भी हमारे अंदर माइक्रोब्स एंटर किए और वहां पर वो इन्फेक्शन क्रिएट किए और वो वहां पर डिजीज कॉज कर दिए। सारे इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो इमीडिएट कॉज में आते हैं। जितने भी इन्फेक्शन के थ्रू होने वाले डिजीज होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इमीडिएट कॉज में। और जो किसी कंट्रीब्यूशन के थ्रू होता है, कमी से होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। ठीक है, तो हम देखते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं, कौन कौन सी कमियां हो जाती हैं, क्या हो जाता है। हम कंट्रीब्यूटरी कॉजेज को प्रॉपर देखते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज कैसे होते हैं, किसके कंट्रीब्यूशन की वजह से, कमी की वजह से ये डिजीज हमें कॉज करते हैं। सबसे पहला, पुअर हेल्थ ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि पुअर हेल्थ यानी कि हेल्थ खराब होना, और किसकी वजह से, डाइट की वजह से, यानी कि हमें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाने की वजह से भी कंट्रीब्यूटरी डिजीजेस होती हैं, कॉजेज होती हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्वाशरपोर, डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तब ये डिजीज होती है। तो यानी कि डाइट न मिलने के डेफिशिएंसीज, ये नंबर ऑफ डिजीजेस हैं जो कि बेरी बेरी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो नंबर ऑफ डिजीज होते हैं जो कि हमें प्रॉपर डाइट न मिलने की वजह से, न्यूट्रिएंट न मिलने की वजह से ये डिजीजेस होते हैं, और यह एक कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर।
कंट्रीब्यूटरी डिजीज में ये भी आता है कॉजेज में कि जेनेटिक डिसऑर्डर होने से भी ये डिजीज होती है। ये कैसा है, ये इमीडिएट नहीं हो रहा, ये है पहले से ही। तो यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पहले ही हम इसको डिफाइन कर चुके हैं कि हम रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उसमें कौन रेड है और कौन ग्रीन है ये नहीं जान पाते, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यह भी एक कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है। नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। नंबर्स ऑफ बैरियर्स, बहुत तरह तरह के पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हमारे एनवायरमेंट में हैं, हम ब्रीथ करते हैं वो एयर के थ्रू, वाटर पानी जो पीते हैं कंटामिनेट वाटर उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। और नंबर्स ऑफ डिजीज, स्टमक में नंबर्स ऑफ डिजीज जो होती हैं वो वाटर इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं। तो इस तरह की डिजीजेस जो होती हैं वो कॉज होती हैं किसकी वजह से, बैरियर्स पॉल्यूटेंट जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन। यह डिजीज किसी बॉडी ऑर्गन के प्रॉपर वर्क न करने की वजह से भी डिजीजेस हो जाते हैं, होते ही है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हमारा ग्लूकोज लेवल स्टोरिंग खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि हमें डायबिटीज हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज जितना हमने लिया उतना ही वो यूज हो जाता है, स्टोर नहीं हो पाता। तभी डायबिटीज के लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक न भूखे रह सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें उतना ही खाना है जितनी एनर्जी उनकी यूटिलाइज हो जाए। और उसके बाद फिर जब काम करना होगा, वर्क, उनको एनर्जी की जरूरत होगी तो एनर्जी उनको लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो इंसुलिन दिया जाता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉपर वर्क न करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब हमारे यहाँ पे वहाँ पे जम जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है। कभी कभी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पे अगर स्पेस कम हो जाता है, सपोज भी हमारी जब वेन्स होती है जिसमें पाइप जाता है, अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ये क्या होगा कि यहाँ जब स्पेस कम हो गया है तो जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क न करने की वजह से डिजीजेस हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा लैक ऑफ सर्विसेज, यानी कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स न मिलने की वजह से एक छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी हो जाती है कि उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, और अगर कभी कभी हॉस्पिटल्स वगैरह सारी चीजें हैं लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो भी वो डिजीज क्या होगी, एक बड़ी डिजीज बन जाएगी। और यह भी हमारे कैसे डिजीज है, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, ये कंट्रीब्यूशन कॉजेज की वजह से ही ये डिजीज हो रही हैं। तो हमने देखा कि पुअर हेल्थ की वजह से कंट्रीब्यूटरी कॉजेज होते हैं, नंबर्स ऑफ डिजीज होती हैं, हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, ग्रोथ रुक जाती है, और उसके बाद नंबर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स की वजह से नंबर्स ऑफ डिजीज होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि हमें पहले से ही रहती हैं, जब हम बॉर्न करते हैं तभी से वो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में रहती हैं। उसके बाद हमने देखा कि पॉल्यूटेंट की वजह से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि हम पहले से फिट होते हैं, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन की वजह से हमें नंबर्स ऑफ डिजीज जैसे अस्थमा वगैरह होता है तो वो कैसे होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन की वजह से होता है। नंबर्स ऑफ फ्यूल्स यूज हो रहे हैं, कौन उसके जो है वो काज कर रहे हैं, अलग अलग तरह की गैसेस यूज हो रही हैं तो वो क्या है, पोल्यूशन काज कर रही हैं। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट था हमारा कि हमारी बॉडी में कभी कभी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते रहते और हमें पता नहीं चलता, जब वो बड़े हो जाते हैं हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब हम उसको दिखाते हैं, चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गया या फिर और तरह तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखा लैक ऑफ सर्विसेज, या तो अच्छी सर्विसेज नहीं होती, जैसे विलेज साइड में जो लोग बिलोंग करते हैं दूर जाने की वजह से वो तुरंत अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते और धीरे धीरे उनकी जो डिजीज होती है वो एक भयानक रूप ले लेती है। और कुछ लोगों के पास तो अगर उनके आस पास हॉस्पिटल्स वगैरह सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी सही नहीं है, तब भी वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे और ये भी एक कंट्रीब्यूटरी कॉजेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे दो तरह के, एक इमीडिएट कॉज, जस्ट जैसे हमें कुछ पहले से बीमारियां नहीं रहती हैं डायरेक्टली
जैसे हमारे अंदर वायरस इन्फेक्ट किया, पहले हम एकदम ठीक ठाक थे और जैसे ही वायरस इन्फेक्ट किया हम तुरंत सुबह शाम तक बीमार हो गए। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होते हैं वो इमीडिएट कॉज होते हैं और कंट्रीब्यूटरी कॉजेज दूसरी टाइप की डिजीज है जो कि कंट्रीब्यूशन के थ्रू हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं। हम देखते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस ऑलरेडी इसके नाम से ही हमें लग रहा है कि ये इन्फेक्शन के थ्रू होता होगा और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि इसमें इन्फेक्शन नहीं होता होगा। हम अपने पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है, वो कम्युनिटी बना रहा है, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में वो जा रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में वो बीमारी हो जा रही है। दैट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखते हैं, द डिजीज कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हेल्दी पर्सन में ये पास हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अगर किसी को टीबी है तो अदर पर्सन उसको नहीं है तो वो उसके आसपास अगर रहता है तो उसकी जो सांस लेता है वो बाहर आता है तो उसके आसपास रहने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यानी यह कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये पास आउट हो जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मलेरिया। मलेरिया इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज, यह भी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, यह भी हमारा इन्फेक्शियस डिजीज है और इसको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। यह अगर किसी पर्सन को हुआ होता है तो वो दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड आउट हो जाता है। अभी पॉपुलर चल रहा है हमारा कोविड-19, हम देख रहे हैं उसकी इन्फेक्शियस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। जरा सा भी कोई उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो उसको तुरंत ही क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर दे रहा है, वो भी उसको भी हो जा रहा है। तो ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन को हुई हो तो हेल्दी पर्सन में वो पास आउट हो जाए। हेल्दी पर्सन यानी कि उसको बीमारी नहीं, वो स्वस्थ था, लेकिन उसके कांटेक्ट में जाने की वजह से वो भी इन्फेक्ट हो गया। तो इस तरह के डिजीज को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि इसमें इन्फेक्शन नॉन लगा हुआ है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। ये जो डिजीज पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ये पास आउट नहीं होता है। कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक इंसान से ये दूसरे इंसान में पास आउट नहीं होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल कैंसर, डायबिटीज, अभी हम पढ़ रहे थे ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि ये अगर जिसको है उसी को रहेंगे, उसके आसपास रहने से, उसके कॉन्टैक्ट में आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों तरह के डिजीज देख लिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। दोनों कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन फैला रहा है, वो इन्फेक्शन कर रहा है। नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा। ओके, देखिए डिजीज कैसी होती हैं, कैसे ये इन्फेक्ट करती हैं, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, किस टाइप की होती हैं। अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, उपचार कैसे होते हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीजेस, जब हमें हमारे डॉक्टर देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स को देखते हुए उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। जैसे कभी कभी बहुत हाई फीवर होता है तो डायरेक्टली पहले वो ब्लड टेस्ट नहीं करने लगते कि किस टाइप का फीवर है, वो दवा देंगे। सबसे पहले वो दवा देते हैं कि फीवर कम हो जाए, जो पेन हो रहा है वो कम हो जाए, उसके बाद उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट, जो डिजीज का इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे कि लाइक रिड्यूस पेन, बहुत ज्यादा अगर दर्द हो रहा है तो पहले रिपोर्ट आने का वेट तो नहीं करेंगे, कोई पेन किलर हम देंगे ताकि पेन कम हो जाए, जो हमारा पेशेंट है उसको थोड़ा रिलीफ मिल सके। उसके बाद टेक कंप्लीट रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, अगर वो बहुत वीकनेस फील कर रहा है तो उसको पहले हम रेस्ट करवाएंगे। तो इस तरह से सजेशन डॉक्टर देते हैं, पहले किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने से पहले इन सारी चीजों को करते हैं। सपोज वे किसी का कुछ बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि पहले हम सारे टेस्ट करने लगेंगे, सिटी स्कैन करने लगेंगे कि पहले
सारी चीज़ों का पता चल जाएगा तभी हम इसको मेडिसिन देंगे, तब तक तो वो दर्द से हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है क्या करते हैं हम, उसके इफेक्ट को, डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। क्लियर? डिजीज वुड नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, लेकिन पेन कम हो जाता है, उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली उसका इलाज नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप हम देखते हैं, टू किल द काजेज ऑफ डिजीज। अब हम यहाँ पर ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं, ऐसी दवा यूज करते हैं जो कि कॉजेज को ही किल कर दे, जिसकी वजह से वो डिजीज हुई है उसको ही मार दे। दिस इज अ कम्प्लीटली क्योर, है ना, कि जब जिसकी वजह से ये हुआ था उसको ही खत्म कर देंगे, हम उसको ही मार देंगे, तो डिजीज ऑलरेडी खत्म हो जाएगी और ट्रीटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा और जो डिजीज है वो खत्म हो जाएगी। मेडिसिन दैट किल द माइक्रोब्स, ऐसी मेडिसिन देते हैं जैसे पहले फीवर आ रहा था, गए बहुत फीवर था तो दवा मिली, उसके इफेक्ट कम हो गए, कम फीवर हो गया और शाम तक ब्लड रिपोर्ट आ जाती है, सपोज में मलेरिया हुआ या टाइफाइड का फीवर हुआ है, तो डॉक्टर साहब क्या करेगा, अब टाइफाइड की दवा देगा ताकि वो माइक्रोब्स जिसकी वजह से ये हुआ है वो किल हो जाए, वो मर जाए और इन्फेक्शन वहीं पर खत्म हो जाए, रुक जाए। तो वे फॉर, ये बेस्ट वे है फॉर कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीजेस, यानी एक पर्टिकुलर डिजीज से कंप्लीट वे में रिकवर हो जाता है पूरी तरह से। तो ट्रीटमेंट करने के दो तरीके, सबसे पहले हम इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और उसके बाद उसको कंप्लीट रिकवर करते हैं। ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं कि जैसे पर्टिकुलर डिजीज क्लियर, डिजीज के जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं, खत्म हो जाए और वो डिजीज हमेशा सही हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है। तो हमने देखा ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम क्यों नहीं कर, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्यों नहीं करें, क्योंकि वो कंप्लीट, उसको सिर्फ रिड्यूस किया जाता है पेन को, कैंसर को कंप्लीटली हम ठीक रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पहले इफेक्ट रिड्यूस करते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट ठीक करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजीजेस, क्या है इसके प्रिंसिपल, क्या फॉलो करने चाहिए जिससे कि डिजीज कम हो। ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइंस की वजह से हमें बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसे मेडिसिन मिल गए हैं जो कि हम डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है ट्रीटमेंट करने में, कुछ लिमिटेशन है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। देखते हैं क्या है वो लिमिटेशन। Once someone has disease, their body functioning are damaged and may never recover completely. कभी कभी ट्रीटमेंट इतना लंबा हो जाता है कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स ही, कुछ लोगों के बॉडी के ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते और फिर उसका ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाता, प्रॉपर क्योर कभी नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, दवा होते हुए भी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद सेकेंड है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सेवियर द मीडियम फॉर फर्दर स्प्रेड टू इन्फेक्शियस टू अदर पीपल, यानी कि कभी कभी उनका ट्रीटमेंट होता रहता है और इतना लॉन्ग टाइम वो इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जब तक उनकी ट्रीटमेंट पूरी प्रॉपर होती है तब तक वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनके थ्रू अदर पर्सन इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट, तो इस तरह से नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होती हैं हमें ट्रीटमेंट करने में। तो इससे बेटर है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर। हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हम अपना बचाव कर लें तो इलाज से अच्छा होगा, है कि नहीं, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, देखा हमने दो ठो कि ऑर्गन्स काम नहीं करते और उनका प्रॉपर क्योर नहीं हो पाता, इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है उनको, तो ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है, वो ठीक होने वाले होते हैं, तब तक अदर पर्सन उससे इन्फेक्ट हो जाता है।
तो ये नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम हमारे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद भी आती हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन देखना चाहिए, कितना ज्यादा हम प्रिवेंशन कर सके कि ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। वे टू प्रिवेंट, किस किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन करना, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास के जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर साफ सुथरा हो ताकि कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, जो वाटर हम पानी पी रहे हैं वो क्लियर हो, उसके बाद जो सांस हम ले रहे हैं एयर हमारा वो भी क्लियर हो, और हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी सेफ हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने, सबसे पहले तो हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, जो जनरल वे है, इसकी वजह से नंबर्स ऑफ डिजीज होती हैं। हम किससे मिलने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ आ जा रहा है उसको देखना चाहिए कि कोई वो इन्फेक्शियस डिजीज से तो सफर नहीं कर रहा है कि जिसकी वजह से वो हमारे घर आया और हमें ये डिजीज देकर चला गया। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहिए। अगर माइनर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो हमारा WBC उससे फाइट करके एंटीबॉडीज रिलीज करे और उससे इन्फेक्शन से हमें बचा सके। इसके लिए कुछ नंबर्स ऑफ योगा जो होते हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए, वो प्रॉपर काम करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं उनको ग्रोथ के लिए भी बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। रोगों से बचने के लिए बैलेंस डाइट तो जरूरी है। जैसे ही लोग बीमार होते हैं उन्हें बैलेंस डाइट देना हम शुरू कर देते हैं, है ना। प्रोटीन्स देते हैं ताकि बिल्डिंग मटेरियल से वो क्या करता है, बॉडी बिल्डर्स का काम करता है। मसल जो भी चीजें डैमेज हुई होती हैं उनको फिर से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत नहीं होगी, यानी कि इम्यूनो सिस्टम भी क्या कर रहा है, इससे कनेक्ट है, यानी कि बैलेंस डाइट है तभी इम्यूनिटी बढ़ पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो हमें बैलेंस डाइट का ध्यान देना चाहिए ताकि नंबर्स ऑफ जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो भी ना हो, बॉडी हमारी कमजोर ना हो, बॉडी ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन करें, उनको प्रॉपर एनर्जी मिल सके और हम भी अपना प्रॉपर वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिवेंशन, यानी कि डिजीज ना हो इसके लिए हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि डिजीज ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम सारी चीजों को इस चैप्टर में देखने के बाद हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जो हमारा है वैक्सीनेशन। वैक्सीन से सभी फैमिली यानी सभी इस वर्ड को जानते हैं, वैक्सीन इन चाइल्डहुड सभी को लगी होगी, सभी देखे होंगे। ये वैक्सीन ऐसी दवा होती है कि जो कि हमारे बॉडी में स्टोर रहती है, और जब कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स एंटर करता है बॉडी में तभी ये इसको मेमोराइज करती है, रिमेम्बर करती है, और तभी ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करती है और उस माइक्रोब से फाइट करती है ताकि हमारी बॉडी उससे इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। वैक्सीन इज अ प्रिपेयर्ड ऑफ किल्ड इन्फेक्शियस एजेंट। ये इसलिए प्रिपेयर किया गया है कि किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को ये मार देती है। दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बताती है कि आप इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करो। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज। सबसे पहली वैक्सीन जो आई थी एडवर्ड जेनर ने दिया था स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स एक बार अगर बॉडी में कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है तो इसके सिम्टम्स वहां पर बॉडी में रहते हैं, और जैसे ही दोबारा से ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तुरंत ही जो वैक्सीन होते हैं वो पहचानते हैं और तुरंत ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं और दोबारा हमारी बॉडी इन्फेक्ट नहीं होती है उस डिजीज से। नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं DPT, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। हेपेटाइटिस ए भी मार्केट में है जो कि अगर सिर्फ 5 इयर्स के बाद लगती है तो वो यूजलेस हो जाती है, वो बॉडी में फिर काम नहीं करती। तो ये एक पर्टिकुलर एज में एक टाइम पर दिया जाता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है। जब वो माइक्रोब्स एंटर करते हैं, ये जिस चीज के लिए दिया गया होता है तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज रिलीज करता है और हमें उस इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। जैसे वैक्सीन
ज़्यादा से ज़्यादा जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो वैक्सीन के थ्रू ही होता है इन्फेक्शियस डिजीज का। ठीक है, क्लियर हो गया वैक्सीन। अब हम देखते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम पहले हमारे यहाँ की जो सैनिटाइजेशन है, हाइजीनिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। बचपन में ही क्या होता था कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते थे वो अफेक्ट हो जाते थे और प्रॉपर काम नहीं करते थे, और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नहीं होता था, तो वो ऑर्गन्स हमारे बेकार हो जाते थे। कभी कभी पूरा बॉडी का पार्ट ही ऐसा हो जाता था कि वो काम नहीं करता था। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने देखा इन सारी चीज़ों को, इसके लिए वैक्सीन बनाई गई और इसको लॉन्च किया गया, और जब ये सफल हो गया तो इसको लॉन्च किया गया। इंडिया में ये 1995 में आया, और इसके बाद ये अभियान चलाया गया पूरा कि इस एसोसिएशन में कि कोई भी ऐसा ना बचे जिसको ये वैक्सीन न दी जाए, सभी को ये वैक्सीन एक पर्टिकुलर एज में ही दे दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उसको ये प्रॉब्लम ना हो। और धीरे धीरे ये ऐसा हो भी गया कि अब हमारी जो इंडिया में ये रेट बहुत ज़्यादा, पल्स पोलियो से बहुत ही कम लोग इससे ग्रसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाई WHO। इंडिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिया में अब पोलियो के पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। कभी कभी कुछ बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से, ब्रेन्स की वजह से भी कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, वो इसका सिम्टम्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा था पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये 5 इयर्स के अंदर ही बच्चों को ओरल भी पिलाया जाता है, दिया जाता है, सभी ने पिया होगा, देखा होगा, जिससे ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। जैसे ही ये माइक्रोब सेंटर करते हैं, ये उनसे फाइट करता है। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, वैक्सीन है। तो इस चैप्टर में हमने हेल्थ को देखा, ठीक है, उसकी कम्युनिटीज कैसे फैले ये देखा, मेंटेनेंस को देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था, और इस वीडियो में भी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस कितनी होती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेस पे किस तरह से इसको डिवाइड किया गया, इसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, प्रिवेंशन क्या है इसका, और कौन कौन से इन्फेक्शियस हमारे एजेंट होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, उसके कुछ वे हैं जिसको कि हमें ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, दवा ना लेनी पड़े, कुछ अपने से ही हम इन चीज़ों को अगर करें, अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे, योगा करेंगे या फिर अदर चीज़ों को अपनाएंगे, तो हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी। उसके बाद हमने देखा वैक्सीनेशन कराने से भी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज लाइफ में कभी नहीं होते हैं। और उसके बाद हमने देखा पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिससे कि हमारा देश, हमारे इंडिया जो है वो इससे पूरी तरह से सुरक्षित हो गई। ठीक है, इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।